गरीबी से निकलने के लिए मैंने मार्शल आर्ट्स का रास्ता चुना। बस एक मौका चाहिए था, इसीलिए 10 साल तक उस्ताद की खास शागिर्दों की चाकरी की। और जब वो 10 साल पूरे हुए तो शिक्षक ने एक कागज़ निकाला, गरीब शागिर्दों का प्रतिबंध। मुझे बाहर कर दिया और कहा, तेरे जैसे लोगों के साथ रहना मुझे शर्म दिलाता है। लेकिन वो नहीं जानता था, वो जल्द ही इस फैसले पर पछताएगा। उसने ठंडे लहजे में कहा, जब भी तुम जैसे लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है मार्शल आर्ट्स की इज्जत मिट रही है। बस इसी वजह से। लेकिन उस्ताद, आपने खुद कहा था 10 साल पूरे करो तो एक अच्छे ट्रेनर से मिलवाओगे। आप तो जेंटलमैन सोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, अपनी बात के पक्के। ठीक है, तो मैं बात बदलता हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं, प्रोबेशन पीरियड फेल, निकाल दिया। एक ही क्लास के थे, तो बस इतना बता देता हूँ, 1 महीने बाद एक बड़ा टूर्नामेंट होगा जो गरीबों की किस्मत बदल सकता है। चाहो तो ट्राई करो। लेकिन अगर गरीब तरफ से 5 में से कोई 3 मुकाबले नहीं जीत पाया तो न सिर्फ अखाड़े में बल्कि घर पर भी मार्शल आर्ट्स की मनाही हो जाएगी। घर पर भी नहीं सीख सकते। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया और मैं खुद उस टूर्नामेंट में एलीट साइड से लड़ूंगा। किसी गरीब को पास नहीं करने दूंगा, सामने आए तो जान से मार दूंगा। जेंटलमैन सोर्ड के इन शब्दों ने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। मैं अब लड़ नहीं सकता। कैसे घर पहुंचा याद नहीं, सब कुछ धुंधला लग रहा था। बस जाना पहचाना दरवाजा देखकर होश आया, घर आ गया। पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे ला गई, खाना खा। जैसे हर रोज करती थी, बैठ गई और खाने लगी। अंदर से कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर जाहिर नहीं होने दिया। ये खाना पापा ने दिन रात मेहनत करके कमाया था। इतने सालों से वो अकेले घर चला रहे थे। आज प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत अच्छी। उस्ताद बोले मुझ में टैलेंट है, अगले महीने सिलेक्शन के लिए रेकमेंड करेंगे और थोड़ा रेस्ट करने को कहा है। अच्छा अच्छा, मुझे पता था मेरी बच्ची जीनियस है, ज़रूर आगे जाएगी। पापा एकदम कागज़ जैसे पतले हो गए थे। भारी रिक्शा कैसे खींचते होंगे पता नहीं, लेकिन जब मेरी बात होती तो वो थका हुआ चेहरा खिल उठता था। पापा, आप भी ज़्यादा मत थकिए। जब मैं बड़ी उस्ताद बन जाऊंगी तो एक अच्छा घर लेकर आपको आराम दूंगी। तू भी आराम कर, कोई जल्दी नहीं। पापा की खुश नजरें देखकर आंखें भर आईं। उन्हें नहीं बता सकती थी कि निकाल दी गई हूं और 1 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। क्या मैं कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाऊंगी? नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। मार्शल आर्ट्स गॉड डेस्टिनी। इफेक्ट 1, आज से हर एक दिन की प्रैक्टिस 1 साल के बराबर। इफेक्ट 2, मार्शल आर्ट्स में कभी पीछे नहीं जाओगी, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगी, हमेशा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहोगी। एक दिन में 1 साल की पावर, 1 साल में 300-400 साल की ताकत। चाहे टैलेंट कितना भी कम हो, टॉप लेवल तक पहुंचा जा सकता है। आखिरकार इस घर की किस्मत बदलने की उम्मीद दिखी। फौरन ट्राई करना था। खाने के बाद चुपके से ऊपर छोटे से प्रैक्टिस रूम में आ गई। सामने रखे पंचिंग बैग को ध्यान से देखा। देखते हैं ये डेस्टिनी कितनी काम आती है। दरवाजा बंद हुआ और उस छोटे से कमरे में 8 एक्सट्रीम फिस्ट 21% कंप्लीट। ये वही प्रोग्रेस थी जो मैंने अकेले महीनों की मेहनत से हासिल की थी, बहुत सारी गलतियां करते हुए। लेकिन जैसे ही ये मुक्का मारा, अचानक दिमाग में ढेर सारी समझ आ गई, जैसे किसी और दुनिया में सैकड़ों बार प्रैक्टिस की हो। दूसरा मुक्का मारा, पंचिंग बैग हिला, साफ जाहिर था ताकत बड़ी है। 8 एक्सट्रीम फिस्ट 22% कंप्लीट। तीसरी बार पंच मारी, इस बार बैग ने और ज्यादा रिएक्ट किया। एक हल्की सी फिस्ट शेप उभरती दिखी, पहले से और पावरफुल। 23% कंप्लीट। ये प्रोग्रेस साफ नजर आ रही थी। पहले अंधेरे में टटोलना पड़ता था, अब बिल्कुल अलग था और मैं इसमें डूब गई। एक के बाद एक मुक्के मारती रही। वो भारी पंचिंग बैग जो पहले काबू से बाहर था, अब एक रिदम में हिल रहा था। धीरे धीरे वो मेरी मुट्ठी का खिलौना बन गया। एक मुक्के में तरक्की, ये फीलिंग बेहद नशीली थी। तब मुर्गे ने बांध दी, तब होश आया। भूख से आंखें चकरा रही थी। भागकर किचन गई, बचा हुआ खाना उठाया और तेजी से खाने लगी। एक कटोरा खाने के बाद थोड़ा सुकून मिला, पर भूख पूरी नहीं गई। बॉडी स्ट्रांग हुई तो खाने की कैपेसिटी भी बढ़ी। टॉप मार्शल आर्टिस्ट बहुत खाते हैं। जेंटलमैन सोर्ड जब पहले लेवल पर पहुंचे थे तो एक बार में 2 बोल्स खाते थे। मैं भी उस लेवल पर नहीं थी, पर फर्क काफ़ी कम हो गया था। रात भर में इतना बड़ा बदलाव सच में हैरान करने वाला। फिर स्टेटस देखा, 8 एक्सट्रीम फिस्ट 62% कंप्लीट। जल्दी, बस थोड़ा और, इसी रफ्तार से आज असली लेवल तक पहुंच सकती हूँ। और टूर्नामेंट में अभी 29 दिन बाकी हैं। कल जेंटलमैन सोर्ड के ठंडे शब्द कानों में गूंज रहे थे। वो सब याद आया तो अंदर एक गुस्सा उठा। 29 दिन बाद उस टूर्नामेंट में सबके सामने जेंटलमैन सोर्ड को हराऊंगी। तभी पास के छोटे से कमरे से हंसने की आवाजें आईं। पुरानी पड़ोसन वू शोशा आंटी और उनकी बेटी जियांग टिंग की। कुछ देर सुनकर समझ आया, जियांग टिंग फॉरेन से वापस आई है। यहाँ के गर्ल्स नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिला है। गर्ल्स नॉर्मल स्कूल, ये सुनकर थोड़ा ध्यान गया। वहाँ जाने वाली लड़कियां पढ़ी लिखी और टैलेंटेड होती हैं, आम लोगों की पहुंच से बाहर। पापा की बातों से लग रहा था वो मुझे और जियांग टिंग को मैच करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों का बैकग्राउंड और एजुकेशन बिल्कुल अलग था, कोई मेल नहीं। लेकिन पापा की नज़र में अपना बच्चा हमेशा सबसे बेहतर होता है। फिर थोड़ी देर बाद पापा और वो आंटी ने एक्सक्यूज लेकर छोड़ा। 9 साल में ही मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर लिया था। देखो अब कितने कॉन्फिडेंट लगते हो, लगता है फर्स्ट लेवल आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मार्शल आर्ट्स के 4 बड़े स्टेजेस हैं। यहाँ पहला लेवल भी आ जाए तो काफ़ी काबिल माना जाता है। 1000 में एक, दूसरा तो 10,000 में एक,
अभी पूरा नहीं आया, पर आने वाला है। हाँ, पहला लेवल अभी नहीं आया, अभी नहीं। जांग पिंग की आंखों की चमक थोड़ी बुझ गई, थोड़ी निराशा आई। सुना है पहले लेवल से पहले 4 स्टेप्स होती हैं, ताकत पैरों से, कंट्रोल कमर से, एनर्जी रीढ़ से और डिलीवरी हाथ से। दूसरी स्टेप तो होगी ही। दूसरी तो है, पर बस इतना ही। जियांग टिंग थोड़ी देर चुप रही। बचपन से मार्शल आर्ट्स के हीरोज को देखकर बड़ी हुई थी, चाहती थी जीवन साथी ऐसा हो जो स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो। मुझे देखकर लगा था शायद कोई बड़ा फाइटर है, पर 19 साल में बस दूसरी स्टेप, यानी चौथी स्टेप, और पहला लेवल आने में शायद 30 साल लग जाए। जियांग टिंग को तगड़ी निराशा हुई। जो मैच होने की थोड़ी सी उम्मीद थी वो खत्म, और वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर और बात की, फिर जियांग पिंग से उठी और चली गई। इस पहली मुलाकात के बाद मैं वापस उस छोटे प्रैक्टिस रूम में आ गई। पुराने पंचिंग बैग के सामने फिर खड़ी हो गई। स्टेटस बदलता जा रहा था। थोड़े ही समय में रीढ़ जो पहले अकड़ी रहती थी वो बेहद फ्लेक्सिबल हो गई। एक पंच ट्राई किया। इस बार सिर्फ कमर और पैर एक नहीं हुए, बल्कि रीढ़ एक बड़े ड्रैगन की तरह टाइट होकर खुली, और सारी एनर्जी सबसे एफिशिएंट तरीके से ऊपर तक पहुंची। धम। पंचिंग बैग में पहले 1 इंच गहरा निशान था, अब 1.5 इंच। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, 85% कंप्लीट। दिल खुश हो गया। अब पहली 3 स्टेप्स, पैर, कमर, रीढ़ सब आ गई थी। बस आखिरी स्टेप, हाथ तक डिलीवरी, वो आया तो पहला लेवल कंप्लीट। तब दोपहर हो चुकी थी। किचन में गई, 2 रोटीज गर्म करने लगी। रास्ते में कमरे से पापा और वो आंटी की बातें सुनाई दी। अभी किसी से पूछ कर आया था, वो गोंकुन से कंफर्म हुआ, उसे अखाड़े से निकाल दिया गया। और कभी ऑफिशियल स्टूडेंट भी नहीं बन पाई, बस काम करती रही, कोई ट्रेनर नहीं मिला। पापा की आवाज़ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोले। असल में जब उसने बताया था कि सब ठीक है, ऑफिशियल स्टूडेंट बन गई, तभी मुझे पता था वो झूठ बोल रही है। और ये भी जानता था इन सालों में वो मुझसे छुपाती रही। वो वहाँ बहुत मुश्किल में रही। जेंटलमैन सॉर्ड, उसे मैं जानता हूँ, हर साल पैसे भेजता था। बस इतनी रिक्वेस्ट, उसे तकलीफ मत दो, चाहे हेल्प ना करो। भाई मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, पर ये फॉरएवर नहीं चलेगा। 1 महीने में गरीब लड़कियों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। वो अब छोटी भी नहीं रही, कब तक यूं ही रहेगी, उसे खुद सोचने दो। बचपन से बस एक ही चीज़ पसंद थी, मुक्केबाजी। बचपन से। मैं तो बस एक रिक्शा चालक हूँ, कोई अच्छा टीचर नहीं दे सका उसे। पापा की आवाज़ भारी हो गई। बस यही कर सका, साथ में ये नाटक खेलता रहा। इन दिनों रिक्शा कंपनी में काम है उसके लिए, जब खुद डिसाइड करे तो जाए। पापा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। मेरा दिल भारी था, चुपचाप मुड़ी और वापस उस छोटे प्रैक्टिस रूम में आ गई। पहले लेवल से बस एक स्टेप दूर थी, जैसे किसी ट्रांस में चली गई। दिमाग खाली, बस मुक्के पड़ते रहे। पंचिंग बैग पर एक के बाद एक निशान बनते गए। पहले 1 इंच, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3। निशान गहरा होता जा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। मैं जैसे पागल हो गई थी। मार्शल आर्ट्स की समझ उस इंटेंस प्रैक्टिस में तेजी से बढ़ती जा रही थी। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, 98% कंप्लीट। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, 99% कंप्लीट। और फिर एक पल, एक डीप ब्रेथ, पैरों से एनर्जी उठी। 8 एक्सट्रीम फिस्ट की वो रॉ ब्रूटल फोर्स एक लाइन में सिकुड़ी, एक पॉइंट पर फोकस हुई और मुट्ठी से बाहर निकली। धम। पंचिंग बैग में एक गहरा होल बन गया, टूटकर बिखर गया। धुआं उठा। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, फर्स्ट लेवल, 1/600 कंप्लीट। आज से मैं एक रियल मार्शल आर्टिस्ट हूँ। 10 साल की मेहनत के बाद एक ही रात में पहला लेवल। दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। प्रैक्टिस रूम की धूल साफ की, फिर पास के मेडिकल स्टोर गई। 24 एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स और 2 जार्स इंटरनल मेडिसिन खरीदी। यह आम इंसान के 2 साल का स्टॉक था। कुल मिलाकर 100 सिल्वर, यानी पापा की पूरे साल की कमाई। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। बस एक चीज थी, माँ की छोड़ी हुई जेड ब्रेसलेट। उसे मॉर्गेज पे रख दिया। 1 महीने में पैसे और इंटरेस्ट वापस करो, ब्रेसलेट मिलेगी। दवाइयां उठाई और पास के एक शांत जंगल में गई। एक मजबूत पुराने पेड़ के सामने खड़ी हुई, प्रैक्टिस शुरू की। पंचिंग बैग टूट गया था, तो कोई रिप्लेसमेंट चाहिए था। पहले लेवल के बाद 10 साल में जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा था वो सब खत्म हो गया था। आगे कैसे बढ़ूं कुछ नहीं पता था। एक पंच ट्राई किया, आंखें चमक उठीं। काम किया, मुक्का मारते वक्त आगे की टेक्निक बिल्कुल नहीं पता थी, फिर भी दिमाग में ढेर सारी समझ आ गई। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, फर्स्ट लेवल, 2/600, 3/600। मुठ्ठियां हवा में गूंज रही थी। फर्स्ट लेवल की समझ भी तेजी से बढ़ रही थी। पहले थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी टेक्निक। पहले 10-20 बार में एक बार मुश्किल से फर्स्ट लेवल निकलता था, लेकिन 2 घंटे बाद हर 3-5 बार में एक बार। आम इंसान को इस स्टार्टिंग स्टेज से गुजरने में 2-3 महीने लगते हैं। मैंने वो बस 2 घंटों में पार कर लिया। जेंटलमैन सॉर्ड, जो कभी मुझसे बहुत आगे था, अब उसकी पीठ दिखने लगी थी। हमारे बीच 2 बड़े लेवल्स का फर्क था, अब एक रह गया। और वो दूरी हर पल कम हो रही थी। बाकी दिनों में बस जरूरी नींद छोड़कर मैं जंगल में ही प्रैक्टिस करती रही। दवाइयां लगाती, प्यास लगती तो कुएं का पानी पीती, भूख लगती तो रोटी खाती। रोटियां खत्म हुई तो पास की दुकान से 2 बड़े थैले ले आई। एक एक पल कीमती था। जंगल में मुक्कों की गूंज उठती रही। पसीने में भीग कर प्रैक्टिस करती रही, जब तक 135/600 नहीं हो गया। तब रुकी, पानी पिया। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हारे उस्ताद कौन है? फर्स्ट लेवल आ गया है, फिर भी बेसिक मूव्स क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। एक मिडिल एज्ड आदमी,
लंबा कुर्ता पहने, पीछे एक लड़की सफ़ेद प्रैक्टिस सूट में। ये दोनों पहचाने लगे। पहले भी यहाँ दिखते थे 10 में 2-3 बार, पर कभी मेरी तरफ देखा नहीं था। मैं भी दूर रहती थी, झगड़ा नहीं चाहती थी। लगता है फर्स्ट लेवल आए के बाद ही उनकी नज़र पड़ी। कोई उस्ताद नहीं, खुद ही सीखा। कोई उस्ताद नहीं। उस आदमी की आंखों में थोड़ी हैरानी आई, फिर जैसे समझ गए। इसीलिए फर्स्ट लेवल तो आ गया, पर अभी भी बेसिक मूव्स ही कर रहे हो। 8 एक्सट्रीम फिस्ट के 6 मेजर टेक्निक्स शुरू नहीं किए। 6 मेजर टेक्निक्स, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना था। उस आदमी ने खुशमिजाजी से बताया, 6 मेजर टेक्निक्स यानी 8 एक्सट्रीम फिस्ट का कोर। इनके नाम हैं पुश, एक्सप्लोड, सिंगल, लिफ्ट, क्रॉस, रैप। इनमें सबसे खतरनाक है डिंगशन एल्बो, एक एल्बो स्ट्राइक और सामने वाले की हड्डी टूट जाए। कोई डायरेक्टली ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं करता। आओ मेरे बॉडी पर हाथ रखो, एनर्जी फ्लो महसूस करो। उन्होंने इशारा किया। शुक्रिया, मैं जानती थी वो टेक्निक सिखाना चाहते थे। कोई नाटक नहीं किया, सीधे हाथ रख दिया। देखो, उनका पैर जमीन पर पड़ा, जमीन थोड़ी कांपी, फिर एक जबरदस्त एनर्जी फूटी, जैसे जमीन हिल गई हो। कमर, कूल्हे, रीढ़ सब एक साथ घूमे। एल्बो बाहर निकला, धम। सामने का पुराना पेड़ जोर से हिला। जहां एल्बो लगा वहां की छाल टूटकर बिखर गई। वाह, मैं रोक नहीं सकी। ये वही पेड़ था जिसे मैं 2 दिनों से मार रही थी। कोई निशान नहीं था, पर उनके एक एल्बो स्ट्राइक ने उसे दबा दिया। किसी इंसान पर लगे तो मरे नहीं, तो भी हमेशा के लिए टूट जाए। कुछ बार फील किया, फिर उन्होंने जगह खाली की। अब तुम ट्राई करो। ठीक है। पैर, कमर, बाँह उठाई, एल्बो बाहर निकाला। 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल, 136/600। आंखें चमकी। नई टेक्निक सीखी और एक ही स्ट्राइक में प्रोग्रेस 1 पॉइंट बढ़ गई। बिल्कुल सही। प्रोग्रेस यानी टेक्निक पर पकड़। खुद ही खोजते रहो तो भी सीखोगे, पर वक्त बहुत लगेगा। किसी अनुभवी से एक बार सीखो, वो अंदाजा लगाने का झंझट खत्म। सीधे प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तरक्की तेज होती है। दूर खड़ी लड़की ने पूछा, उस्ताद, ये डिंग शिन एल्बो सीखने में कितना लगा? आधा महीना, 1 महीना, 2 महीना, पता नहीं। इससे कोई जान पहचान नहीं, बस मन किया, बता दिया। उस मिडिल एज्ड आदमी ने पानी पिया और बेपरवाही से बोले, पर मन में सोचा, इस लड़की ने इतनी कम उम्र में फर्स्ट लेवल पाया है, वरना नजर उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन डिंग शिन एल्बो इतनी आसान टेक्निक नहीं। एनर्जी का फ्लो, टाइमिंग सब बेहद प्रिसाइज चाहिए। जरा सी गलती और पूरी प्रैक्टिस बेकार। बिना सही गाइडेंस के कई लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और खुद को पता भी नहीं चलता। अगर 1 महीने में सीख ले तो काबिल माना जाए। चलते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं। उन्होंने पानी की बोतल कमर से लगाई और जंगल की तरफ चल दिए। सोचा 3-4 दिन बाद आएंगे, तब तक ये शायद अभी भी भटक रहा होगा। अगर तब सही तरीके से पूछे तो और थोड़ा सिखा सकते हैं। कुछ दिनों में क्या देखना, बड़े भाई को तो 10 दिन लगे थे, और वो पिछली जनरेशन के सबसे बड़े टैलेंट थे। ये उनसे भी तेज होगा क्या? लड़की ने हंसते हुए कहा। उम्मीदें इतनी ऊंची मत रखो, तुम्हारे बड़े भाई अलग ही लेवल के हैं। उनका जिक्र आया तो उनके चेहरे पर गर्व आ गया। 10 दिन में डिंग शिन एल्बो, उनके 3 दिन से थोड़ा ज्यादा। उस्ताद, आपको कितने दिन लगे थे? लड़की ने उत्सुकता से पूछा। करीब 3। तभी एक तेज और शार्प आवाज आई। दोनों मुड़े और धीरे धीरे उनकी आंखें फटी रह गईं। मेरे सामने उस पेड़ पर एक साफ एल्बो का निशान था। डिंग शिन एल्बो कंप्लीट। इतनी जल्दी? बस कुछ बातों में। यहां तक कि 8 एक्सट्रीम फिस्ट के महान एक्सपर्ट ली शुइजिंग, उन्हें भी खुद पर शक होने लगा। उस्ताद, आप डिंग शिन एल्बो में कितने दिन में माहिर हुए थे? लड़की ने पूछा। ली शुइजिंग चुप रहे, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर शांत आवाज में बोले, 3 बातों में। 3 बातों में? लड़की की आंखों में शक था। तभी ली शुइजिंग मुस्कुराते हुए मेरी तरफ चल दिए। लड़की का चेहरा बदल गया। उस्ताद, शागिर्द तो नहीं बनाने वाले? क्यों, क्या ये काबिल नहीं है? ली शुइजिंग ने हंसकर कहा, बिल्कुल। पर जिनमेन मार्शल एसोसिएशन ने रूल बना दिया है, किसी भी अखाड़े को अब गरीब घर के बच्चों को नहीं लेना। अगर हमने तोड़ा तो सब मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो दबाव मैं झेल लूंगा। लड़की चुप हो गई। जानती थी उस्ताद का फैसला नहीं बदलेगा, पर सच में जरूरी है क्या? उसने मन में सोचा। तब तक ली मेरे सामने आ चुके थे। मुस्कुराते हुए बोले, नौजवान, तुम में टैलेंट है, मेरे शिनचांग ली शुशिंग के शागिर्द बनोगे। शिनचांग ली शुशिंग, ये नाम सुनकर दिल कांप गया। ये तो एक लिविंग लेजेंड है, फाइटिंग में कभी नहीं हारे। अगर इनका शागिर्द बन जाऊं, टूर्नामेंट में जेंटलमैन स्वॉर्ड को हराने के चांसेस 2-3 से बढ़कर 90% हो जाएंगे। और पापा ने जो जीनियस बेटी का सपना बनाया था वो सच हो जाएगा। पापा की छाती भी फूल जाएगी। मैं झुककर बोली, शागिर्द प्रणाम करती है। इनकी पहचान पर कोई शक नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ली शुशिंग के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। आज से तुम मेरे छठे शागिर्द हो, और ये है तुम्हारी मार्शल आर्ट्स सीनियर सिस्टर फांगजू, जिनमेन के सबसे बड़े अमीर की बेटी। पैसों की जरूरत हो तो इनसे मांग लेना, सीनियर सिस्टर। मैंने नमस्ते किया। लड़की थोड़ी हेल्पलेस थी, पर उस्ताद का फैसला था। उसने अपनी कमर देखी, पर्स नहीं था, तो हाथ की जेड ब्रेसलेट उतार कर दे दी। लो, सीनियर सिस्टर की तरफ से गिफ्ट। शुक्रिया सीनियर सिस्टर। मैंने शुक्रिया कहा और ली शुशिंग से बोली,
उस्ताद, पहले व्यंजन मार्शल हॉल में मेरी रजिस्ट्रेशन थी, कुछ दिनों से कोई रिमूवल का नोटिस नहीं आया। वहां जाकर पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जेंटलमैन सोर्ड ने मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं करवाई। छोटी बात। ली शूशिंग ने हाथ मारा। पीछे एक पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग निकले, बिल्कुल चुपचाप, जैसे भूत। ये हैं ओल्ड शू, कई दशकों से मेरे साथ हैं, ये तुम्हें मेंजन हॉल ले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लाएंगे। शुक्रिया उस्ताद। मैंने शुक्रिया कहा, फिर ओल्ड शू के साथ रिक्शा में बैठकर उस जगह पहुंची जहां 10 साल बिताए थे, वेंजियन मार्शल हॉल। थोड़ी देर बाद हम दोनों अंदर चले गए। शंक्यांग हॉल के मैनेजर का आना वहां के लोगों के लिए हैरानी की बात थी। कई लोग देखने लगे, पर जो भी ओल्ड शू की नज़र से मिला, जैसे कुछ हो गया, रास्ता खुद खाली हो गया। इस तरह बिना रुके हम रिकॉर्ड्स रूम पहुंचे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। बाहर निकलते वक्त, भाई वो देखो, पहले उस विंग में काम करता था वो लड़की, हॉन्ग कुछ था नाम, किसी ने जेंटलमैन सोर्ड को बताया। वांग जेंग, वो जो आया है देखो, शंक्यांग हॉल की यूनिफॉर्म है। जेंटलमैन सोर्ड की नज़र एक बार घूमी, मुझ पर रुकी ही नहीं, सीधे ओल्ड शू पर गई। ये निकाला गया था और अब किसी दूसरे हॉल के मैनेजर से जुगाड़ बना लिया। किसी ने हंसकर कहा, चलो, देखने वाली कोई बात नहीं। जेंटलमैन सोर्ड ने नजर हटाई। तब तक मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुकी थी। वेंजियन हॉल के रिकॉर्ड से नाम हमेशा के लिए हट गया। देर हो रही है, तुम्हें हॉल ले चलूं? बुजुर्ग ओल्ड शू बोले। शुक्रिया। शू डिसाइपल, ये शब्द सुनकर जेंटलमैन सोर्ड जो मुड़ चुका था अचानक रुक गया, तेजी से पलटा। ओल्ड शू को और मुझे देखा, आंखों में हैरानी थी जो छुपाना मुश्किल था। शिनचांग हॉल में सिर्फ एक हेड था, ली शुशिंग, और ट्रू डिसाइपल सिर्फ हेड के शागिर्द को कहते हैं, यानी ली शुशिंग का शागिर्द। ये कैसे हो सकता है? जेंटलमैन सॉर्ड की आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद इतने टैलेंटेड होते हुए भी ली शुशिंग की नजर में नहीं आ सका, और ये गरीब लड़की जिसे उसने कभी गिना नहीं, ली शुशिंग की शागिर्द। ली शुशिंग जिसे लेते हैं वो कम से कम फर्स्ट लेवल तक पहुंचने वाला टैलेंट होता है। इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। इस लड़की का टैलेंट मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है? जेंटलमैन सोर्ड मुझे घूरता रहा। पूछना चाहता था, पर सबके सामने अपनी कूल इमेज बिगाड़ना नहीं चाहता था। मन में सोचा, घर जाकर पूरी जानकारी निकलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद ओल्ड शू मुझे शंचांग हॉल ले गए। फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। उस्ताद एक बड़े प्रैक्टिस रूम में ली शुशिंग मिले। मुझे देखकर सिर हिलाया और एक आयरन बैज फेंका। ये हुईचुनतांग का मेडिसिन कार्ड है, फर्स्ट लेवल के लिए दवाइयाँ चाहिए, बिना सोचे लो। सारा हिसाब तुम्हारी सीनियर सिस्टर के अकाउंट पर, बचाना मत। लिशुशिंग मुस्कुराए। उस मेडिसिन कार्ड को देखकर आंखें चमक गईं। यही तो सबसे ज़रूरी था। फर्स्ट लेवल पर जो दवाइयाँ थीं वो बॉडी की तेज़ बदलती ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं थीं। फर्स्ट लेवल की महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं हो सकती थीं, तो पुरानी सस्ती दवाइयाँ ही चला रही थी। अब उस्ताद का दिया कार्ड था, कम से कम फर्स्ट लेवल पर बॉडी की कमी की चिंता नहीं। अच्छा, अभी वक्त है, तो आज कुछ असली सिखाते हैं। 8 एक्सट्रीम फिस्ट स्पेयर टेक्निक से निकली है। फिस्ट और एल्बो दोनों स्पेयर की तरह प्रैक्टिस करो। जब बहुत गहरी समझ आ जाए तो स्पेयर और एल्बो एक हो जाते हैं। एल्बो स्ट्राइक स्पेयर की तरह पेनिट्रेट करता है। प्रैक्टिस में भी असली स्पेयर के साथ करो। ली शुशिंग ने पास से एक वाइट स्पेयर उठाई, फिर टेक्निक समझाई और अचानक एक हल्की आवाज के साथ पैर जमीन पर पटका। हाथ में सफेद स्पीयर तेजी से आगे निकली। बस एक हल्की सी आवाज और स्पीयर की नोक दीवार पर रखे कागजों के अंदर घुस गई। जब वापस खींची, ली शुशिंग ने स्पीयर रखी। मैंने ध्यान से देखा, 10 लेयर्स कागज थे और हर लेयर में एकदम स्मूथ एक जैसा होल था, जैसे किसी ने नाइफ से काटा हो। एक भी लेयर अलग नहीं। ये कंट्रोल कितनी जबरदस्त थी। कुछ बार और डेमोन्स्ट्रेट किया, फिर स्पीयर मेरी तरफ बढ़ा दी और खुद हाथ पीठ पर बांधकर बाहर चल दिए। इतनी जल्दी? और सिखाते क्यों नहीं? बाहर सीनियर सिस्टर फैंगी ने पूछा। पहले खुद प्रैक्टिस करें, समझे कि डीप टेक्निक और बाहर की सस्ती ट्रिक्स में क्या फर्क है, वरना घमंड आ जाएगा। आपने सिखाया क्या था? स्टैबिंग टेक्निक। वही स्टैबिंग जिसमें बड़े भाई ने कई रूम्स के कागज बर्बाद किए और लगभग हार मान ली थी। वो टेक्निक आपने एक नए शागिर्द को पहले दिन दे दी? फांग यू हैरान रह गई। क्या है, जब मैं नया था तो मेरे उस्ताद ने मुझे भी यही पहले दिन दिया था। शायद मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। यीशु हाथ पीठ पर बांधे बाहर चलते गए। नतीजा, उस्ताद ने किसी से पूछा नहीं और सिर्फ 5 दिन में वाटर वेव टेक्निक निकाल ली। बड़े भाई से बस आधा महीना पीछे। उस वक्त अपने उस्ताद का वो हैरान चेहरा याद करके दशकों बाद भी ली शुशिंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये इनकी फैमिली ट्रेडिशन थी। नए शागिर्द को पहले दिन कुछ ऐसा दो जो उसे जमीन दिखाए। भारी स्पेयर उठाकर मैंने तैयारी की, पैर जमीन पर मारा, कमर घुमाई, स्पेयर आगे निकाली। दीवार पर लगे कागज फट गए, ज्यादातर नीचे गिर गए। 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल, 143 बाय 600। फिर से मैं रुकी नहीं, उस स्ट्राइक को अंदर उतारा, फिर स्पेयर निकाली। इस बार कागज फिर फटे, पर पहले से कम, आधे ही गिरे। आगे बढ़ो, 144 बाय 600। थोड़ा सोचा, पॉस्चर ठीक किया, फिर स्ट्राइक। आगे के समय में बस यही होता रहा। एक स्ट्राइक, थोड़ा सोचो, फिर स्ट्राइक, हर बार पिछले से बेहतर। थोड़ी ही देर में एक भी कागज नहीं गिरा। इसका मतलब एनर्जी अब कंट्रोल में आ रही है, एक बिंदु पर फोकस हो रही है। टेक्निक की शुरुआत मिल गई। जारी रखो। पास रखा पानी पिया, उस्ताद की रखी मेडिसिन लगाई, फिर स्पीयर उठाई। नया राउंड शुरू। वुश वुश।
स्पीयर की आवाज़ प्रैक्टिस रूम में गूंजने लगी, कागज़ों के फटने की आवाज़ के साथ। शाम होते होते एक स्ट्राइक के साथ कागज़ पर स्पीयर की नोक के चारों तरफ पानी जैसी लहरें उठती दिखीं। 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल 196 बाय 600। बेशक ये टॉप मार्शल हॉल की टेक्निक है, मुश्किल है। बस ये एक बेसिक टेक्निक सीखने में लगभग पूरी दोपहर लग गई। अभी भी बहुत स्लो हूँ, पूरी तरह मास्टर करने में शायद 2 पूरे दिन लगे। उस्ताद देखेंगे तो निराश होंगे, पर जब से टेक्निक पर हाथ आया है 2 दिन में ज़रूर बड़ी प्रोग्रेस होगी। नहीं, रात को घर जाकर 3 और घंटे प्रैक्टिस करूंगी। कल आने से पहले कम से कम 3 लेयर्स बिना फाड़े पार करने की कोशिश। उस्ताद को ज्यादा निराश नहीं करना। मन में एक तेज अर्जेंसी थी, इस दुनिया में उस्ताद जैसा कोई और है क्या? एक दिन में 1 साल की प्रैक्टिस, फिर भी उस्ताद की स्पीड उससे भी तेज है। और मेहनत तो और करनी होगी। बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक शरीर चले चलाते रहो। थकान और दर्द को नजरअंदाज करके मैं फिर से झुक गई। वक्त बीतता रहा उसी भूली हुई दुनिया में। जब सूरज ढलने लगा, स्टेटस था 8 एक्सट्रीम फेस्ट फर्स्ट लेवल 209 बाय 600। इस रफ्तार से 3-4 दिन में फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। वक्त देखा, देर हो रही थी। स्पीयर रखी, अकाउंट्स रूम से इस महीने का 100 सिल्वर अलाउंस लिया, लगभग पापा की पूरी साल की कमाई। कीजू लोग है, पहले लो, सुकून रहेगा। पैसे लेकर हॉल से एक वाइट स्पीयर और ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स खरीदे। कुछ लोगों को घर तक सामान पहुंचाने के लिए हायर किया। सच में मार्शल आर्ट्स बहुत पैसा खाती है। सिर्फ इन चीजों में पापा के आधे साल की कमाई गई। हॉल से निकलते वक्त आंख के कोने से एक फेमिलियर पीठ दिखी। रुक कर देखा, लगा पापा है, पर दूरी ज्यादा थी, ठीक से नहीं देख पाई। जब भीड़ चीर कर आगे बढ़ी, वो इंसान भीड़ में गायब हो चुका था। शायद गलत देखा। इन दिनों पापा घर कम आते हैं, रात को भी बाहर रहते हैं। अब तो हॉल की मंथली 100 सिल्वर अलाउंस से घर चल जाएगा। पापा को अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उधर एक बुजुर्ग आदमी कमर झुकाए शेंकियांग हॉल के एक मैनेजर को रिक्शा में बिठाया। ठीक से बैठे, तब दौड़ाना शुरू किया। वो मैनेजर एकदम गोल मटोल था, 2 लोगों जितना वजन। तेज भी चलाना था, स्मूथ भी। बहुत मेहनत थी। थोड़ी देर में पीठ पसीने से भीग गई। यार, हॉल में एक नया ट्रू डिसाइपल आया, ओल्ड शू ने छुपाया हुआ था। नाम नहीं बताया। देखने में तो बहुत जवान लगा, शायद 20 भी नहीं। आपने जैसे कुछ सुना ही नहीं। सिर झुकाए चलाते रहे। इसीलिए तो उन्हें इस मैनेजर ने हायर किया था। मुंह बंद रखते हैं। पर मन में एक ख्याल आ गया, 20 साल नहीं तो मेरी बच्ची जितनी उम्र, और वो ऑलरेडी हॉल मास्टर का ट्रू डिसाइपल। कितना बड़ा टैलेंट हुआ। काश मेरी बच्ची में भी उस टैलेंट का 10वां हिस्सा होता, बस इतना काफ़ी होता। बुजुर्ग, वो आखिरी रकम मैंने जोड़ ली है। बच्चे की जॉब कब पक्की होगी? मैनेजर जब थोड़ा शांत हुआ तो पापा ने धीरे से पूछा। इन दिनों वो बच्चे के लिए जॉब ढूंढ रहे थे, और सबसे अच्छी जॉब थी शंक्यांग हॉल के लिए रिक्शा चलाना। दिन में बस 2 ट्रिप्स आराम से, और तनख्वाह भी बढ़िया, पूरे 10 सिल्वर हर महीने। ऐसी अच्छी जॉब लेने वाले बहुत थे। पापा खुद लंबे समय से रेगुलर नहीं बन पाए, पर बच्चे के लिए किसी तरह इस मैनेजर तक पहुंचे थे। शंचांग हॉल का मैनेजर, गवर्नमेंट के अफसर भी जिनसे ढंग से बात करते हैं। पापा के लिए तो पहले बहुत बड़ी बात थी। ऐसी छोटी अरेंजमेंट करना उनके लिए आसान था। बुजुर्ग, तुम तो जानते हो, मार्शल आर्ट्स बैन के बाद बहुत लोग हॉल की किसी न किसी जॉब में लग गए, चाहे रिक्शा हो या खाना बनाना। बस हॉल का नाम जुड़ा हो तो इज्जत मिलती है। एक बार लग जाओ तो जॉब पक्की। ये सुनकर पापा का दिल डूबा, और डर सच निकला। थोड़ी देर रुककर मैनेजर ने धीरे से कहा, इसीलिए डिमांड बढ़ गई है। अब एक जॉब की प्राइस है 360 सिल्वर। 360 सिल्वर? पापा ठहर गए। इतनी बड़ी रकम घर बेच दो तब भी मुश्किल। 180 सिल्वर के लिए वो शौशा से 160 उधार लेना पड़ा था। अब 360 कैसे होगा? 360 अभी का रेट है, 1 महीने बाद और बढ़ेगा। सोच लो, पैसे नहीं है तो घर बेच दो। मैनेजर रिक्शा पर बैठकर शाम की हवा खा रहा था बेफिक्री से। घर बेचना? वो पुराना टूटा फूटा घर जिनमें में उनकी एकमात्र जड़ थी। उस शाम मैनेजर को घर पहुंचाने के बाद पापा एक गली के कोने में बैठ गए। धीरे धीरे सूरज डूबता रहा, और वो चुप रहे, जैसे कोई पत्थर, सख्त और खामोश। पानी के जमाव में अपना धुंधला सा साया देखा, झुकी हुई कमर। पापा को बहुत मुश्किल हो रही था। एक वक्त था जब वो भी जवान थे, मेरी जैसे। पर इतने सालों की रिक्शा ने कमर तोड़ दी। बाल सफेद हो गए। मेरी बच्ची ऐसे नहीं जिएगी। जिंदगी भर मेहनत करके बीमारियां और झुकी हुई पीठ, ये नहीं चाहिए उसे। चाहे बड़ी न बन पाए, हॉल का ड्राइवर बन जाए, पेट भरे, आराम से जिए, बस। और आगे घर बिक गया तो आगे क्या? बस मेरी बच्ची ठीक रहे, बस इतना काफी है। उस झुकी पीठ को लेकर पापा धीरे धीरे घर की तरफ चल दिए। शाम की रोशनी में उनकी लंबी छाया पड़ रही थी। घर जाते वक्त मैं पहले हुई चुनतांग गई, उस्ताद का दिया कार्ड लेकर कुछ दवाइयां लीं। ये फर्स्ट लेवल की पीक तक काफ़ी थी, पर सुना था पीक के बाद चिलियन ऑइंटमेंट चाहिए होती है। वो बड़े घरों में भी मुश्किल से मिलती है। हुई चुनतांग में भी नहीं थी। हाँ, मैनेजर ने बताया था कुछ दिनों में शनश्यांग हॉल का एक स्मॉल टूर्नामेंट होगा। फर्स्ट प्राइज में चिलियन ऑइंटमेंट मिलेगी। दवाइयाँ लेकर पास के बाजार से कुछ सब्जी और मांस भी लिया, जो पहले अफोर्ड नहीं होता था। अब पैसे हैं तो खाना भी अच्छा हो। घर पहुंचकर देखा, पापा नहीं आए थे।
किचन में गई, पोर्क और कैबेज का सूप बनाया, फिर उस छोटे प्रैक्टिस रूम में आई, दीवार पर लेयर्स लगाई, कागज सजाए, व्हाइट स्पेयर उठाई, तैयार हुई, सांस लेने की एक रिदम बनाई, ऊपर से अंदर, नाक से बाहर। धीरे धीरे मन शांत हुआ। दिन भर की सारी बातें आंखों के सामने आई। ली शुइशिंग जैसा बड़ा उस्ताद मिला, पर असली ताकत सिर्फ अपनी मुट्ठी की है। ये जो एक्साइटमेंट थी वो उतर गई। मन एकदम साफ हो गया। आंखों के सामने बस स्पेयर थी और दीवार पे लगे कागज। स्पेयर निकली, हवा चीरती हुई कागज में घुसी। एक साफ लहर उभरी, पर इस बार आवाज अलग थी। पहले सिर्फ फटने की आवाज थी, अब एक छोटी सी क्लीन साउंड, और फिर थोड़ी देर बाद कागज के फटने की आवाज। स्पेयर वापस खींची, सबसे बाहरी कागज देखा, सिर्फ एक साफ स्मूथ होल, कोई एक्स्ट्रा टीयर नहीं, एनर्जी बाहर नहीं फैली। 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल, 201 बाय 600। एक और स्टेप आगे, फिर पास के पुराने पेड़ के सामने गई। एल्बो स्ट्राइक मारा, पेड़ में आधा इंच गहरा नया निशान, पहले के निशान से दोगुना गहरा। और भी ताकत आ गई है। टूर्नामेंट में जेंटलमैन सोर्ड को मारने के लिए अब 26 दिन बाकी हैं। घर लौटी, स्पीयर उठाई, प्रैक्टिस जारी। 2 राउंड्स हुए, तभी बाहर जानी पहचानी आवाज। दरवाजा खुला, पापा आ गए। मैं किचन से आधा बचा सूप लेकर निकली। एक अच्छी खबर है, मैं शमशान हॉल में ली शुइशिंग के शागिर्द हो गई। हाँ सच में, पहले झूठ बोलती थी, मुझे पता है आप भी जानते थे, पर अब सच है। देखो, ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड और ये मंथली अलाउंस। मैंने चांदी का बड़ा थैला पापा के सामने रख दिया। पापा ने सुना, पहले थोड़ा रुके, फिर समझ आई, बच्ची फिर कोई नई कहानी बनाई है। वेंजन हॉल वाली स्टोरी खत्म हो गई होगी। नहीं सुनी? शेनचांग हॉल में नया ट्रू डिसाइपल आया है, उसी पर नई स्टोरी बनाई। अच्छा, मुझे पता था मेरी बच्ची ऐसी है कि ली गुआंजू भी खुद चलकर आए। पापा बरसों के प्रैक्टिस से तुरंत रोल में आ गए। आइडेंटिटी कार्ड लेकर देखा, पहले वो कॉर्ड एक्टिंग वाला हल्का ऑकवर्ड एक्सप्रेशन, फिर खुशी, राहत, भावुकता। मन में सोचा, ये कार्ड तो बहुत रियल लगा है, मटेरियल भी अच्छा है, और ये सिल्वर कहाँ से लाई? कहीं जेड ब्रेसलेट तो नहीं बेची? पापा, अब तुम्हें रिक्शा नहीं चलानी, मेरी मंथली 100 सिल्वर से खाना पीना सब हो जाएगा। अब रोज मांस खाएंगे। मैंने 30 सिल्वर पापा के हाथ में थमा दिए। अपने पास 70 रखे। नहीं नहीं, इतना नहीं चाहिए, पापा ने कहा, पर मैंने नहीं माना। आखिरकार उन्होंने वो 30 सिल्वर रख लिए। मन में सोचा, इसे बचाकर रखूंगा, बाद में काम आएगा। उस रात पहली बार कटोरा भरकर पोर्क और कैबेज सूप खाया, गरम, महकता हुआ। खाने के बाद थोड़ा आराम लगा, फिर प्रैक्टिस रूम में आ गई। स्पेयर उठाई, बाहें दर्द कर रही थी, कमर पांव सब थके हुए थे। स्पेयर रखकर सो जाने का मन था, पर मेरी ताकत अभी जेंटलमैन सोर्ड को हराने के लिए काफी नहीं। तो आराम का हक इसलिए। पिछले 10 साल की यादें आईं, जेंटलमैन सॉर्ड का हर वो पल जब उसने दबाया, वो गुस्सा, वो जबरदस्त इमोशन जो इंसान की हर लिमिट तोड़ देती है। उस पल दर्द भूल गई। स्पीयर की नोक देखती रही उस एक पॉइंट पर। पैर जमीन पर, सांस नाक से, और स्पीयर निकली, पैर, कमर, बाँ सब एक होकर। सामने के कागज में जेंटलमैन सोर्ड की पीठ दिखी। 10 साल का दबाया हुआ गुस्सा वॉल्केनो की तरफ फूट पड़ा। उसे सहन था कि कोई उसे रोके, उसे सहन था कि कोई ऊपर से नीचे देखे। पर ये नहीं, वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, और साथ में उन जैसे बाद में आने वालों के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। स्पीयर फिर निकली। इस बार सिर्फ सबसे बाहरी लेयर नहीं, बल्कि दूसरी लेयर भी बिल्कुल साफ होल, कोई एक्स्ट्रा टेयर नहीं। 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल, 228 बाय 600। जल्दी, बस थोड़ा और, माइनर कंप्लीशन करीब है। ये देखकर मन में जोश भर गया। उस स्ट्राइक को फील किया, और फिर स्पीयर निकाली। स्पीयर की आवाज हवा में गूंजती रही। पसीना स्पीयर के हैंडल से नीचे बहता रहा। बॉक्स में रखे कागजों का स्टैक धीरे धीरे कम होता रहा। पता नहीं कितना वक्त बीता, जब तक थककर आंखें बंद हो गईं और नींद आ गई। अगली सुबह पहली रोशनी आते ही आंख खुल गई। उठते ही बॉडी ने ऑटोमेटिकली स्पीयर पोजीशन ले ली। कल कहाँ तक पहुंची थी? स्टेटस देखा, 8 एक्सट्रीम फिस्ट फर्स्ट लेवल, 237 बाय 600। रात के खाने के बाद भी प्रैक्टिस हुई थी, प्रोग्रेस बढ़ी थी, माइनर कंप्लीशन बहुत करीब है। टारगेट साफ था, थोड़ी दवाई ली, और फिर शुरू हो गई। पूरब से सूरज निकला, उसी रोशनी में स्पीयर निकाली। 3 आवाजें लगभग एक साथ, फिर हल्की सी एक आवाज। पास जाकर कागज देखे, बाहरी तीनों लेयर्स पर एकदम साफ और एक जैसे होल्स, जैसे किसी ने रूलर से नाप नाप कर बनाए हों। 3 लेयर्स, कोई टेयर नहीं। माइनर कंप्लीशन हो गई। स्पीयर रखी, प्रैक्टिस रूम से बाहर आई। देखा, पापा पहले ही निकल चुके थे। आज कुछ जल्दी थी, हॉल जाने का वक्त भी हो गया। सोच रही हूँ, इस बेसिक टेक्निक को माइनर कंप्लीशन तक पहुंचाया, उस्ताद खुश होंगे। तुम्हारे छोटे शागिर्द की हिम्मत टूट तो नहीं गई होगी? मेरे शागिर्द इतने कमजोर नहीं, थोड़ी चोट लगी होगी, पर हार नहीं मानेंगे। आखिर कल एक दोपहर में ही मिली टेक्निक थी। दरवाजा ना मिला हो तो भी इतनी जल्दी तो टूटेंगे नहीं, थोड़ा भरोसा रखो। पर तुम्हें क्या पता, शायद मिल भी गया हो। श्री मुस्कुराते हुए रिक्शा से उतरे और प्रैक्टिस रूम का दरवाजा खोला। अंदर आते ही उन्होंने देखा, मेरे चेहरे पर एक गंभीर भाव था। लगा टेक्निक नहीं मिली, इसीलिए मायूस हूं, पर चेहरा संभाला हुआ है तो हिम्मत अच्छी है। ली शुइशिंग ने मन में सिर हिलाया, फिर वार्मली बोले, कल कैसा रहा? मैंने झुककर कहा, उस्ताद, शर्म आती है बताते हुए, रात को प्रैक्टिस करते करते नींद आ गई। बहुत गलत हुआ, कोई बात नहीं, जवान हो, नींद आना नॉर्मल है।
पहले बताओ कितना हुआ, डिटेल से। ली शुशिंग समझ गए टेक्निक नहीं मिली होगी, पर रात को घर जाकर भी मेहनत की। ठीक है, इस शागिर्द से खुश थे, टैलेंट है, मेहनत भी करती है, काफ़ी है। कल शाम होते होते वाटर वेव निकली, फिर रात जब अंधेरा हुआ तो ठीक से नहीं निकली। नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ली शुशिंग ने कंफर्ट देने के लिए मुंह खोला, पर रुक गए, कुछ अजीब लगा। ये शागिर्द ने अभी क्या कहा? शाम होते होते वाटर वेव निकली। ली शुशिंग की पीठ पर रखे हाथ में जो अखरोट था उसमें एक क्रैक पड़ गई, एक दोपहर में एंट्री लेवल तक। ये टैलेंट तो उनसे भी बेहतर निकली। उस्ताद क्या हुआ? मैंने कंफ्यूज होकर देखा। कुछ नहीं, बोलती रहो। ली शुशिंग ने हल्की सी मुस्कान लाई। फिर क्या हुआ? फिर रात को जब ठीक से अंधेरा हुआ तब कंडीशन थोड़ी बेहतर थी, सबसे बाहरी लेयर बिना फ्लॉ के, सिर्फ वो एक। ली शुशिंग का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया, ऊपर सीलिंग देखने लगे। पीछे रखे हाथ में अखरोट अब पूरी तरह क्रैक से भरा था। उन्हें इस लेवल तक पहुंचने में 5 दिन लगे थे, और ये खाने से पहले थोड़ी देर में इतना कर लिया। पर देखना जरूरी था। ठीक है, दिखाओ। मैंने हाँ कहा, स्पेयर उठाई, सांस लेकर तैयार हुई, पैर जमीन पर, कमर घुमाई, स्ट्राइक निकली। स्पेयर के आगे के 3 लेयर्स बिल्कुल स्मूथ। और रात को सोने से पहले फिर थोड़ा प्रैक्टिस किया, सुबह होने से पहले उठकर और किया, तब जाकर मुश्किल से माइनर कंप्लीशन हुई। स्पेयर रखी, शर्मिंदगी से कहा, क्रैक। वो अखरोट ली शुशिंग की मुट्ठी में चूर हो गया। माइनर कंप्लीशन। ली शुशिंग ने काफी देर सीलिंग देखी, फिर मेरी तरफ मुड़े, मुस्कुराते हुए वार्मली, इतनी देर में बस माइनर कंप्लीशन, ठीक है, एक तरह से एवरेज। पर मेरा विश्वास है, अगर मेहनत जारी रखो, एक दिन बड़ी बात होगी। ये सुनकर पास खड़ी फांगियो ने हैरानी से देखा। एक दिन में भी नहीं, माइनर कंप्लीशन और सिर्फ एवरेज? उस्ताद, आपका ज़मीर नहीं हिला। उस्ताद, आपकी बात सुनकर मैं और बेहतर करूंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, इतना मत तोड़ो खुद को। ली शुशिंग ने पीठ पर हाथ रखे, उन्हें खोला बंद किया, खोला बंद किया। मन शांत करने काफ़ी मेहनत लगी। फिर बोले, 3 दिन बाद एक स्मॉल टूर्नामेंट है हमारे हॉल और 5 दूसरे हॉल्स के बीच, 20 साल से नीचे के। जाओ, फील करो, थोड़ा प्रेशर भी होगा, दूसरे हॉल्स के लोग भी आएंगे, व्यंजन हॉल भी ज़रूर। तुम्हारा वो पुराना उस्ताद भाई, उसकी उम्र 20 से ज़्यादा है तो वो नहीं आएगा, पर उसका सबसे पसंदीदा जूनियर आएगा, व्यंजन हॉल का ट्रम्प कार्ड। ली शुशिंग को पता था ये शागिर्द क्या चाहती है। उस्ताद, फर्स्ट प्राइज मेरा, बस एक ही बात, जेंटलमैन स्वॉर्ड के जूनियर को हराना हो या वो चिलियन ऑइंटमेंट, फर्स्ट आना ही है। कोई प्रेशर मत लो, बस एटमॉस्फेयर देखो। बातें बहुत हो गई, आओ सुबह थोड़ा वक्त है, 1 घंटा और सिखाते हैं। अगले समय में मैं कॉन्सेंट्रेट होकर प्रैक्टिस करती रही, ली शुशिंग गाइड करते रहे। प्रैक्टिस रूम में स्पीयर की आवाज़ें गूंजती रहीं, और उधर पापा उस मोटे मैनेजर के साथ रिकॉर्ड्स रूम में पहुंच चुके थे। साहब, ये रहे 360 सिल्वर। पापा ने झुककर नए सिल्वर नोट्स एक झुकी आंखों वाले बुजुर्ग के सामने रखे। पुराना घर 300 सिल्वर में बेचा था, वो शौशा से उधार जोड़ा, किसी तरह बच्चे के लिए हॉल का ड्राइवर जॉब मिल जाए। 72 सिल्वर का कमीशन उस मोटे मैनेजर को सुबह ही दे दिया था। बुजुर्ग ने नोट्स उठाए, थूक लगाकर धीरे धीरे गिनने लगे। पापा सांस रोककर देखते रहे। पूरे 360 हैं। ये सुनकर पापा ने राहत की सांस ली। बच्चे का नाम क्या है? बुजुर्ग ने थूक लगाई, रजिस्ट्री खोली, कलम उठाई, नाम लिखने की तैयारी। हो युआन होम। हो कौन? बुजुर्ग ने लिखने के लिए कलम उठाई, पर यह नाम सुनकर हाथ कांपा, स्याही गिरी, और उसकी परवाह नहीं की। सिर उठाया, पापा की तरफ देखा। हो युआन होम। ये नाम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह याद था, अभी अभी लिखा था। पर वो तो हॉल मास्टर का ट्रू डिसाइपल था। आओ खुद लिखो, ये 3 अक्षर। बुजुर्ग ने कलम पापा को दे दी। पापा ने कांपते हाथ से खाली कागज पर मुश्किल से 3 टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे, वो युआन होम। ये देखकर बुजुर्ग का हाथ और कांपने लगा। आज तो हॉल मास्टर के ट्रू डिसाइपल के पिता से ही कमीशन मिली। अरे, अरे हो साहब आए हैं। बुजुर्ग का चेहरा बदल गया, बड़ी बड़ी मुस्कान, झुक कर बोले। फिर डेस्क के नीचे से वही 360 सिल्वर निकाले और कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर पापा के हाथ में ठूंस दिए। माफ करना, ये बुढ़ापे की आंखें काम नहीं करती। ड्रैगन किंग के घर में आकर खुद ड्रैगन किंग को परेशान कर दिया। पापा हाथ में वापस आए, नोट्स देखकर घबरा गए। कुछ गलती हो गई क्या? पास मोटा मैनेजर भी कंफ्यूज था। यार क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम तो पुराने दोस्त हैं। मोटे मैनेजर ने उसे एक तरफ खींचा और धीरे से पूछा, अरे भाई, तुम्हें पता है इनका बेटा कौन है? इनसे कमीशन लेने की हिम्मत की? बुजुर्ग का चेहरा सिकुड़ गया। कौन है? मोटे मैनेजर को बुरा लगने लगा। कल जो नया ट्रू डिसाइपल आया हॉल मास्टर का, वही इनका बेटा है। ट्रू डिसाइपल? मोटा मैनेजर हिल गया। बस एक कमीशन लिया था और वो सीधे हॉल मास्टर के ट्रू डिसाइपल के पिता से निकला। उसी वक्त जेब से सारे पैसे निकाले और दौड़कर पापा को दे दिए। हो साहब, बधाई हो, बधाई। मोटे मैनेजर का मोटा चेहरा जबरदस्ती मुस्कुराया, पर पीठ पर ठंडा पसीना था। पापा और भी कंफ्यूज हो गए। ये दोनों जो उनकी नज़र में बड़े लोग थे, आज इनसे इतने नम्र क्यों? थोड़ी देर में बुजुर्ग ने सब बता दिया। उनकी बच्ची हॉल मास्टर की ट्रू डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल। ये 2 शब्द मन में घूमते रहे। कल रात लगा था बच्ची फिर कोई नई कहानी बना रही है, पर सच था, मेरी बच्ची जीनियस है।
जीने से। पापा की आंखें भर आईं। जोर से पूछा। बाहर रो नहीं था, पर गर्व, खुशी, राहत, प्यार सब एक साथ उमड़ आया। आवाज भर्रा गई। बुजुर्ग, ये तोहफा तो रखना ही पड़ेगा, इतने पुराने दोस्त हैं। मोटे मैनेजर ने मन मारकर 2 और सिल्वर नोट्स निकाले और पापा को दिए। सुना है एक घर बेचा था। कहाँ बेचा? मैं खुद जाकर वापस दिलाता हूँ, रिपेयर भी करवा दूंगा, कोई पैसा नहीं। बस छोटी सी बात समझो, आगे से जो भी काम हो सीधे मेरे पास आना। शाम को मैं घर पहुंची, पापा पहले से थे, और बस वो पुराना कॉकरोच वाला घर आज अजीब तरह से भरा था। हॉल के दोनों मैनेजर पापा से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ लोग दीवारों की दरारें बंद कर रहे थे, कॉकरोचेस पकड़ रहे थे, घर ठीक कर रहे थे। अरे हो, ट्रू डिसाइपल आ गई। मोटे मैनेजर ने उठकर स्वागत किया। मैनेजर, मैंने हल्के से सिर हिलाया। बुजुर्ग मैनेजर भी उठे, काफी तारीफ की, फिर चुपके से एक बंडल थमा दिया। मैंने भी चुपके से रख लिया। थोड़ी देर बात की, फिर मोटे मैनेजर ने हंसते हुए कहा, हो ट्रू डिसाइपल, ये खुशी का मौका है। बुशांग लू में खाने चलते हैं। मैं समझ गई ये दोनों मुझे अपनी तरफ रखना चाहते हैं। अगर कभी हॉल की जिम्मेदारी आई तो शायद काम आए, पर मेरा लक्ष्य उस्ताद जैसा बनना है, इस तरह की पॉलिटिक्स में वक्त बर्बाद नहीं करना। दूसरी तरफ इन दोनों की मौजूदगी से पापा खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। चाय के कप को कसकर पकड़ा होता। इन दोनों की छोटी सी चालाकी, पापा का आराम उससे ज्यादा जरूरी है। आपका शुक्रिया, पर उस्ताद का दिया काम भी बाकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थ्रू डिसाइपल प्रैक्टिस करें। हम चाय पी चुके, चलते हैं। फिर कभी गिशांग लू चलेंगे। दोनों के चेहरे थोड़े उतरे, पर मेरी स्पीयर जैसी स्ट्रेट प्रेजेंस से जल्दी संभले। मुस्कुराते हुए नमस्ते करके चले गए। रिपेयर वाले और मैनेजर भी गए। पापा, जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे, पास आ गए। बच्चे, सच में हॉल मास्टर के शागिर्द हो? हाँ, सच। पापा को यकीन नहीं हो रहा था। कल लगा था फिर कोई स्टोरी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पापा के चेहरे की झुर्रियाँ खिल गईं। बच्चों जैसी खुशी थी। शाम का सुकून, घर में कोई नहीं। पापा का झिझक वाला चेहरा हट गया। गर्व से भरी मुस्कान। दशकों की तकलीफ जैसे एक पल में पिघल गई, जैसे जवानी के दिन वापस आ गए हों। सब वर्थ था। पापा का वो गर्व देखकर मुझे लगा इन दिनों की सारी रातों की प्रैक्टिस वर्थ थी। उन्हें दुनिया के सामने सर ऊंचा करके चलते देखना, यही तो चाहिए था। पर अभी और बाकी है। मैंने स्पीयर उठाई। एक कॉकरोच जो टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक से गिरा दिया। एक बड़ा साफ घर चाहिए जहां कॉकरोच भी ना हो। शायद इसीलिए आज रात प्रैक्टिस में कुछ और ज्यादा ही मजा आया। उस बड़े घर के ख्याल में थकान भूल गई। एक के बाद एक स्ट्राइक, प्रोग्रेस बढ़ती रही। 8 एक्सट्रीम फिस्ट, फर्स्ट लेवल, 362/600। रुकी, अब माइनर कंप्लीशन के बाद के स्टेज में हो। अगर रात को उठकर प्रैक्टिस की, कल दोपहर तक मेजर कंप्लीशन का अगला स्टेज मिल सकता है। जिनमें टूर्नामेंट में 25 दिन बाकी हैं। हॉल टूर्नामेंट में 2 दिन से थोड़ा ज्यादा। हर रोज इतना स्ट्रॉन्गर होने का ये फीलिंग बेहद नशीला था। सोने से पहले भी सफेद बांस की बरछी को गले लगाकर सोता, ताकि सपने में भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अगले दिन दोपहर के खाने से पहले एक के बाद एक तेज आवाजें आईं, और एक सीधे किए गए वार ने 7 कागजों को एक साथ छेद दिया। सातों परतें पार हो गईं और निंजिंग का लेवल पूरा हो गया। पैनल पर देखा तो लिखा था 8वां लेवल, 600 में से 420। हो युआन होंग के मन में एक अजीब सा सुकून था, तरक्की का एहसास था। अब बस एक ही ख्याल आया, डिंग शिनजो का वार अब कितना पावरफुल हो गया होगा। ये सोचते ही खुद को रोक नहीं पाया। उस पुराने पेड़ के पास गया जहां ली शुक्शिंग से पहली बार मुलाकात हुई थी। जमीन पर पांव जमाए और एक जोरदार एल्बो उस ठूंठ पर मारा। धम। ठूंठ पर एक गहरा निशान पड़ा। पहले जैसा आधा इंच नहीं, बल्कि पूरे आधे मुट्ठी जितना गहरा। उसे खुद नहीं पता था कब वो इतना स्ट्रांग हो गया। उस निशान को देखकर मन में बस एक ही बात आई, एक अनोखा, दो बेमिसाल, तेरा रक्षक, कोई नहीं तोड़ सका। और यही हो युआन होंग निंजिंग लेवल पर आकर उस लेजेंडरी शंजन ली शोक्शिंग का अनऑफिशियल शागिर्द बन गया। उधर वुमेन्स एरिया के बैंगले में वो शौशा की आंखों में एक चमक आई। शंजन ली शोक्शिंग, ये कोई साधारण नाम नहीं। उसका गैर सरकारी शागिर्द भी पूरे खानदान की नाक ऊंची कर दे। और जियांग पिंग से अलग, उसने जिनमेन में जो वक्त बिताया था, उसमें वहां के रीति रिवाज और जिनमेन के मार्शल आर्ट्स स्कूल्स के रूल्स अच्छे से समझे थे। हम्बल फैमिलीज के बच्चों को 10 साल तक बस मजदूरी जैसा काम करना पड़ता है। असली ट्रेनिंग तभी मिलती है जब ऑफिशियल स्टूडेंट बनो। यानी हो युआन होंग ने असली ट्रेनिंग हाल ही में शुरू की थी। और वो झूठ भी मान लो जो हो के पिता को बताया था, तो भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले ऑफिशियल स्टूडेंट बना और चुपके से शागिर्द बनाया गया। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिस का वक्त बस 2 महीने का था। 2 महीने में निंजिंग तक पहुंचना, भले ही ली शुक्शिंग जैसे उस्ताद की वजह से हो, तब भी टैलेंट तो जबरदस्त है, एकदम जीनियस। ऐसे टैलेंट से आधे साल में मिंजिंग कंप्लीट हो सकता है, और 3 से 5 साल में अंजिंग भी आ सकता है। आगे चलकर होजिंग तक पहुंचने की भी अच्छी उम्मीद है। पर अफसोस, वो शौशा ने एक ठंडी सांस ली। अफसोस ये है कि वक्त नहीं है। 24 दिन बाद जुनमन का बड़ा टूर्नामेंट है।
अगर हम्बल फैमिलीज का कोई लड़का लगातार 3 मैचेस नहीं जीता, तो सारे हम्बल फैमिलीज खुलेआम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और 3 मैचेस जीतने के लिए कम से कम मिंजिंग पीक लेवल चाहिए। वक्त नहीं बचा। वो शाओशा ने सिर हिलाया। दिल में अफसोस था। अगर हो युआन होंग को बस 1 साल और मिल जाता, या आधा साल भी, तो शायद बड़ा मुकाम हासिल हो जाता। पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर सामने नहीं आ सके तो टूर्नामेंट्स में नाम नहीं बनेगा, और आगे अंजिंग से आगे जाना मुश्किल होगा। ख्वाजिंग की उम्मीद लगभग खत्म। अब तक जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक ली शुक्शिंग ने भी क्वाइटली शागिर्द बनाया है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। साफ है कि वो हो युआन होंग को सामने लाना नहीं चाहते, बस उसे एक पर्दे के पीछे का हथियार बनाना चाहते हैं, जो वो काम करे जो खुलेआम नहीं हो सकता। हो फैमिली और मर्चेंट गिल्ड से मिली छोटी छोटी खबरों को जोड़कर वो शाओशा ने धीरे धीरे हो युआन होंग का फ्यूचर पिक्चर साफ किया। उसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ओवरऑल सही ही होगा। जांग तिंग ने पूछा, माँ, अगर हो युआन होंग का फ्यूचर अंजिंग तक ही सीमित है और वो सामने आने वाला नहीं, तो बार बार उसकी फाइल्स क्यों देख रही हो? अंजिंग कमजोर है क्या? वो शाओशा ने बेटी को देखा। हर अंजिंग एक्सपर्ट लाखों में एक होता है, 7 कदम के अंदर, गोली से भी तेज। ख्वाजिंग को अगर स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह रखा जाए तो अंजिंग ही असली दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग पावर है। हमारा मर्चेंट गिल्ड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बड़े गिल्ड्स में टॉप पर है। पर सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे पास भरोसेमंद अंजिंग एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो जिनमन में रह सकें। बाहर से हायर किए लोग कभी भी पलट सकते हैं, पर अगर एक खुद का अंजिंग एक्सपर्ट हो जो बाकी हायर्ड एक्सपर्ट्स को चेक करे, तो जिनमेन की ये पूरी चेस गेम जीत सकते हैं। अभी तो हर कदम सोच सोच कर रखना पड़ता है। जियांग तिंग धीरे धीरे समझ गई, माँ, क्या तुम हो युआन होंग को हमारे साथ जोड़ना चाहती हो? हाँ। वो शाओशिया ने सीधे माना। उसके टैलेंट और ली शुचिंग की ट्रेनिंग से वो मेरा राइट हैंड बन सकता है, और अगर सच में तेरा हस्बैंड बना तो मैं उसके लिए हुआजिंग का मौका भी ढूंढ सकती हूँ। भले ही बाहरी मदद से मिला हो, हुआजिंग तो हुआजिंग है। फिर माँ, यू मिंगतांग तो और सही रहेगा ना? जियांग तिंग ने कहा। वो नोबल फैमिली से है, वेपन बैन का असर नहीं। टैलेंट भी अच्छा है, हाल ही में ब्रेक थ्रू आया। हो युआन होंग से पहले मिंजिंग स्मॉल स्टेज पर पहुंचा। आगे अंजिंग पक्का है, हुआजिंग की भी उम्मीद है, और वो गो दाशी का ऑफिशियल स्टूडेंट है। उसे अपने साइड में करो तो 2 हॉजिंग मास्टर्स मिल जाते हैं। वो युआन होंग तो खुलेआम ली शुक्शिंग का नाम भी नहीं ले सकता। कोई पब्लिक बैकिंग नहीं। जियांग तिंग ने कहा, यू मिंगटांग सही नहीं है। वो शौशा ने सिर हिलाया। उसका टैलेंट बहुत ज्यादा है, नोबल फैमिली का है। सच में तेरे साथ आया तो घर में दाखिल तो होगा, पर मन में नहीं। पर ह्यू युआन होंग अलग है। अभी वो बिल्कुल शुरुआत में है, अपना मास्टर भी उसके पीछे खड़ा नहीं है। अगर हम गिल्ड की पूरी ताकत लगाकर उसे आगे बढ़ाएं, और तू जैसी पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की उसे चुने, तो वो जिंदगी भर साथ रहेगा। जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ मिले, उसे जिंदगी भर याद रहता है। वो शौशा ने बेटी को बिजनेस की तरह समझाया। एक लॉयल अंजिंग पीक एक्सपर्ट या अलग से हुआजिंग हमारे लिए काफी है, ग्रो करने के लिए नहीं, पर जो है उसे बचाने के लिए। उसने ज्यादा बड़े सपने देखना बंद किया। वो उम्र बहुत पहले निकल गई थी। जियांग तिंग फिर भी मन से राजी नहीं थी। माँ, क्या जरूरी है कि मुझे ही ऐसे सेटल करना पड़े? जिनमन गर्ल्स नॉर्मल स्कूल 3 में से एक टॉप वुमेन्स स्कूल था। वहाँ एडमिशन उतना ही मुश्किल था जितना बॉयज का टॉप यूनिवर्सिटी में। वो वहाँ की स्टार स्टूडेंट थी। न जाने कितने बड़े घरों के लड़के स्कूल गेट के बाहर बस एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। यहाँ तक कि यू शेंग जैसे ख्वाजिंग पोटेंशियल वाले टैलेंटेड लड़के भी उसकी तरफ खिंचे थे। उसके असली पिता की फैमिली, जिनशेंग की जांग फैमिली, वो भी बड़े घराने थे। एसेट्स में जिनमन के रिचेस से कम नहीं। बस यहाँ की टेरिटरी नहीं थी। इतना सब होते हुए एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट से सेटल करना मन कैसे माने? हम जैसे बड़े घरों के लोगों के पास चॉइस कहाँ होती है? पहले ट्राई करके देखो। अगर सच में नहीं बना तो माँ जोर नहीं डालेगी, पर बाद में पछताना मत। बेटी का उदास चेहरा देखकर उषा ने चुपचाप एक सांस ली, घंटी बजाई, नौकर को बुलाया। गाड़ी तैयार करो, ओल्ड ह्यू के घर जाना है, युआन होंग के बारे में बात करनी है, यानी एक और मीटिंग। शाम को जब ह्यू युआन होंग घर लौटा, ह्यू पिता ने ये बात बताई। युआन होंग, तेरी उम्र भी हो गई। देख, पड़ोस के लियो के बेटे का बच्चा अब चलने लगा। ह्यू पिता ने हंसते हुए कहा। पर वो युआन होंग ने हल्की सी थ्योरी चढ़ाई। उसका सारा ध्यान प्रैक्टिस पर था। रोज 9 घंटे प्रैक्टिस भी कम लगती थी। रोमांस और इन सब चीजों में वक्त कहाँ? खुद की स्किल का प्रोग्रेस देखना इससे कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग था। पर शाम की ढलती धूप में पिता के सफेद बालों पर नजर पड़ी, और हो युआन होंग को अचानक एहसास हुआ, पिता बूढ़े हो गए हैं। वो वाले पिता नहीं रहे जो वुजियन मार्शल आर्ट स्कूल के दिनों में हर काम खुद करते थे। बुजुर्गों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है घर में बच्चों की किलकारी। इन सालों में पड़ोस के सब हमउम्र दोस्तों के घर नाती पोते आ गए। पिता के मन में कितना दर्द रहा होगा, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, ताकि बेटे का ध्यान न भटके। ठीक है पिताजी, मैं मिलकर देखूंगा। हो युआन होंग कुछ देर चुप रहा, फिर मान गया, और पिता की थाली में कुछ एक्स्ट्रा पोर्क के टुकड़े डाल दिए। अरे नहीं, इतना चिकना खाना नहीं खाता मैं। पिता ने वापस करना चाहा। इतना ज्यादा है, मुझसे अकेले नहीं खाया जाएगा। मास्टर ने कहा है कि रात का अच्छा खाना अगले दिन मत खाओ।
तुम ही हेल्प करो। हो युआन होंग ने एक छोटा सा झूठ बोला। वो जानता था पिता जिद्दी हैं, इस बहाने के बिना वो खाते नहीं। चाहे घर में पैसे आ गए हों, रोज़ मीट खाना अफोर्ड हो, फिर भी पिता अपना हिस्सा बचाकर बेटे के लिए रख देते। अरे तू भी इतना लाया क्यों? कहता है मुफ्त मिला। ढलती शाम की रोशनी में हो युआन होंग और पिता साथ बैठकर पोर्क खाते रहे। मुंह पर तेल लगा। उसने जानबूझकर फैटी मीट ज़्यादा कटवाई थी। आजकल फैटी मीट लीन मीट से भी महंगी मिलती है, और पिता जो कभी कभार ही मीट खाते थे, उन्हें फैटी मीट सबसे ज़्यादा पसंद थी। उस रात पिता का मूड बहुत अच्छा था, खूब बातें की, अपने जवानी के किस्से सुनाते रहे। हो युआन होंग सुनता रहा, बीच बीच में मुस्कुराता रहा। वो रात जब चुपचाप क्रैब खाते थे, वो दिन अब बहुत पीछे छूट गए थे। एक दिन सुबह हु युआन होंग ने छुट्टी ली और सीधे शहर के उत्तरी हिस्से की भीड़भाड़ वाली मार्केट की तरफ निकल गया। मिलने की जगह थी मार्केट के अंदर एक टी हाउस। वैसे बिजनेस ज़्यादा नहीं था, पर कहते हैं ओनर कभी स्ट्रीट्स पर भी था। फिर उम्र हुई तो ये टी हाउस खोल लिया। हु युआन होंग और जांग टिंग बस थोड़ी देर पहले मिले थे। अभी ठीक से बात भी शुरू नहीं हुई थी कि रूम के बाहर से आवाज़ आई, टिंग टिंग डिट, क्या तुम हो? हु युआन होंग ने मुड़कर देखा। अभी अभी चाय रखकर गई थी, रूम का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ था। बाहर एक यंग स्टाइलिश लड़की खड़ी थी, हल्की नीली शर्ट, ब्लैक स्कर्ट, कॉलर पर जिनमिन गर्ल्स नॉर्मल स्कूल का एम्ब्रॉयडरी। साफ था कि जांग टिंग की क्लासमेट थी। उसके साथ एक करीब 20 साल का लड़का भी था। टिंग टिंग डिडी, तुमने तो कहा था शाम को कुछ काम है यहाँ, कैसे? नीली ड्रेस वाली लड़की जियांग पिंग से काफी क्लोज लग रही थी। बिना झिझक रूम में आ गई और पास बैठ गई। साथ वाला लड़का हो युआन होंग को ध्यान से देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला। ये पहले जिनमिन का पड़ोसी था, अब यहाँ पढ़ने आया है तो मिलना हो गया। जियांग टिंग लग रहा था दोनों के रिएक्शन से थोड़ी सतर्क हो गई। उठकर एक ऐसी पोज ली जैसे हो युआन होंग से ज्यादा जान पहचान नहीं। मिंगतांग भाई, मिंगफांग शिमे, तुम दोनों यहाँ? यही थे बागवा पाम के मास्टर के शागिर्द यू मिंगतांग और उनकी बहन यू मिंगफंग। बस यहाँ से गुजर रहे थे। टिंग टिंग की आवाज़ सुनाई दी तो मिलने आ गए। यू मिंगतांग ने कहा। अच्छा। जांग टिंग को ये बात ज़्यादा बिलीवेबल नहीं लगी। उसने जानबूझकर यह सुनसान टी हाउस चुना था ताकि किसी को पता न चले। पर यू मिंगफांग उसकी क्लोज फ्रेंड थी और यू मिंगतांग की बागवा पाम भी उसे काफ़ी इंप्रेसिव लगती थी, इसलिए भले ही लगा कि फॉलो किया। जांग टिंग ने पोलाइटली स्माइल रखी और खुद उठकर चाय बनाने लगी। रहने दो टिंग टिंग, हमने पहले ही ऑर्डर दिया है। यू फैमिली के भाई बहन बैठ गए और जांग टिंग से बातें करने लगे। वेस्टर्न स्टडीज़ के पुराने किस्से, बागवा पाम की प्रैक्टिस, सब कुछ। बातों बातों में यूमिंगतांग ने एक बार अपनी स्किल भी दिखाई। बागवा पाम निंजिंग स्टेज का एक जोरदार वार पास रखे डेकोरेटिव वुडन पिलर पर एक क्लियर पाम प्रिंट छोड़ दिया, करीब आधा इंच गहरा। जांग टिंग की आंखें फटी रह गईं। ये तो वुड था। बेयर हाथ से इतना डीप प्रिंट, भले ही आयरन वुड न हो, फिर भी यह ऑर्डिनरी नहीं था। फिर यू मिंगतांग ने डिटेल में बताया कि बागवा पाम सीखना कितना मुश्किल है। आम आदमी को 10-8 साल लगते हैं इस लेवल तक पहुंचने में। दोनों लड़कियां हैरान होती रहीं, जैसे मिंजिंग की कठिनाई खुद फील कर रही हों। पर हो युआन होंग को यह सब ज्यादा टच नहीं कर रहा था। वो मिंजिंग में एंट्री से अब तक कभी इसे मुश्किल नहीं पाया, और अभी वो आयरन वुड पर भी आधे मुट्ठी जितना गहरा निशान छोड़ सकता था। उसे समझ नहीं आया कि दोनों किस बात पर इतना रिएक्ट कर रही थी। तो भाई, तुम्हें इस लेवल तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 2 महीने, यू मिंगतांग ने आराम से कहा। दोनों लड़कियां एक बार फिर हैरान हो गई। जो काम आम लोगों को 10 साल लगता वो इसने 2 महीने में किया। टैलेंट था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यू मिंगतांग ने देखा कि हो युआन होंग चुप है, तो उसकी तरफ मुस्कुराकर पूछा। ये तो। हो युआन होंग ने थोड़ा सोचा, पर तभी जांग टिंग ने बात काट ली। बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ये ज्यादा बोलता नहीं है। मिंगतांग भाई, बुरा मत मानना। जांग टिंग ने यू फैमिली को समझाया। डर था कि हो युआन होंग कहीं तुलना करने लगे और सामने वाले से पन्ना ले ले। यू फैमिली के दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जांग टिंग से बातें करते रहे। वो युआन होंग को उनसे कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी प्रैक्टिस मेंटली रिवाइज करनी शुरू कर दी। हाथ में एक चॉपस्टिक ली और चुपचाप स्पीयर स्ट्राइक की मूवमेंट्स प्रैक्टिस करने लगा। इन दिनों प्रैक्टिस की भागदौड़ में ठीक से रिवाइज करने का मौका नहीं मिला था। अभी अच्छा मौका मिला था। जैसे जैसे वो पिछले दिनों की टेक्निक रिवाइज करता गया, मिंगजिंग की एनर्जी मूवमेंट को और गहराई से समझने लगा। पहले बस ऊपरी समझ थी, अब असली रीजन क्लियर हो रहा था। 8 एक्सट्रीम्स फेस्ट, मिंगजिंग 600 में से 4505। ये नोटिफिकेशन सामने आई, मतलब प्रोग्रेस फिर बढ़ी। सुबह आने से पहले स्कोर था 600 में से 490, पर अभी रिवाइज करके पूरी टेक्निक को अच्छे से डाइजेस्ट किया तो एक ही बार में 15 पॉइंट्स बढ़ गए। मिंजिंग पीक के करीब पहुंच गया। मेरी जो टैलेंट है वो बेसिकली एक गारंटीड रिजल्ट के साथ एक मल्टीप्लायर है। अगर बस मैकेनिकली प्रैक्टिस करो तो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है, गलतियां ऑटोमेटिकली करेक्ट होती हैं। पर जब खुद से कुछ समझ में आए और उसे इस टैलेंट से 365 गुना बढ़ाओ, तो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। प्रोग्रेस की खुशी में शादी वाली मीटिंग की टेंशन कहीं दब गई। साथ में इंटरनल मेडिसिन लिया, पानी के साथ। फिर पूरी कंसंट्रेशन से रिवाइज करने लगा। स्पीयर की स्पीड, एनर्जी फ्लो, सब कुछ फिर से मेंटली ट्रेस करने लगा।
और जियांग पिंग की नज़र में ये पड़ोसी यू मिंगतान के टैलेंट और कॉन्फिडेंस के सामने खुद को छुपाए बैठा था। न कुछ बोला, न कम्पीट किया, बस चुप। उसकी इंटरेस्ट और भी कम हो गई और वो हो युआन होंग पर ध्यान देना बंद करके यू फैमिली के साथ बातों में लग गई। बैठते बैठते जानबूझकर उससे दूरी बना ली, जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। बातें चलती रहीं, चाय पीते रहे। तभी नीचे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। पहले कुछ टूटने की आवाज, फिर मेज पलटने की खड़खड़ाहट। रूम के दरवाजे के पार भी वो शोर सुनाई दे रहा था। क्या हुआ? यू मिंगतांग ने घंटी बजाई। टी हाउस का ओनर आया। बस छोटी सी बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओनर को लग रहा था यू फैमिली की पहचान है, इसलिए बहुत पोलाइटली हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर 6-7 मजबूत लोगों को लाठियां लेकर नीचे भेज दिया। ओनर खुद भी स्ट्रीट्स पर रहा था। रिटायर होने के बाद भी उसने कुछ ऐसे लोग रखे थे जो जरूरत पे काम आए। लोग कम थे पर लोकल गूंज और छुट भइयों के लिए काफी था। ओनर को नीचे भेजते देख यू फैमिली और जियांग पिंग फिर से बातों में लग गए। धड़ाम, खड़खड़ाहट। पर जो उम्मीद नहीं थी वो हुआ। नीचे का शोर शांत होने के बजाय और बढ़ गया। साथ में दर्द से चीखने और कराहने की आवाजें भी आने लगीं। क्या हो रहा है नीचे? यू मिंगटांग ने थोड़ा इरिटेटेड होकर फिर ओनर को बुलाया। माफ करें, होंगी हुई के लोग आए हैं। बस थोड़ा वक्त दें, हम संभाल लेंगे। ओनर बार बार हाथ जोड़ता रहा, फिर खुद गंभीर मुंह बनाकर नीचे सेटल करने गया। थोड़ी देर के लिए नीचे शांत भी हुआ, पर जल्दी ही फिर खड़खड़ाहट शुरू हो गई और आवाजें ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगीं। मिंगफांग, चलो पीछे के दरवाजे से निकल जाएं। जियांग पिंग थोड़ी घबराई। अरे टिन दीदी, डरो मत। मेरे भाई जैसा मास्टर है तो होंगी हुई के लोग कुछ नहीं कर सकते। यू मिंगफेन हंसते हुए बोली। यू मिंगतांग की बागवा पाम याद करके जियांग पिंग को थोड़ा सुकून मिला। होंगी हुई के लोग तो बस गूंज ही होंगे। कोई असली मिंजिंग एक्सपर्ट होता तो अलग बात थी। मैं नीचे देख कर आता हूँ, चाय गर्म रखना। जांग पिंग को तसल्ली देने के लिए यू मिंतांग उठा, रूम से बाहर गया, दरवाज़ा बंद किया और आराम से नीचे चला गया। भाई के निकलते ही सब शांत हो जाएगा। यू मिंगफांग ताली बजाते हुए बोली। मिंगतांग भाई की बगुआ पाम तो गू दाशी की असली ट्रेनिंग है। इन गूंज के लिए तो बहुत आसान है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। एक पहचानी सी फिगर ने रूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आकर जमीन पर गिरी। चेहरे पर खून, होश नहीं। ये वही बगवा पाम एक्सपर्ट था जो अभी निकला था। यू मिंगतांग भाई, यू मिंगफांग चीख पड़ी। जियांग टेंग के होश उड़ गए। घबराहट और डर उसे चारों तरफ से घेर गए। ये कितनी देर में हुआ? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जो वुडन पिलर पर पाम प्रिंट छोड़ सकता था, वो यू मिंगतांग बेहोश पड़ा था। इस मामूली से टी हाउस में इतना खतरनाक एक्सपर्ट कहाँ से आया? टेबल पर चाय अभी भी गर्म थी, पर अब उसे पीने वाला कोई नहीं था। यू मिंगफांग और जियांग तिंग को चाय की भी होश नहीं थी। दोनों के चेहरे तन गए, रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वहां एक बड़ी और भारी फिगर धीरे धीरे अंदर आ रही थी, जैसे कोई जंगली भालू चला आ रहा हो। टी हाउस का ओनर, जो खुद स्ट्रीट्स का आदमी था, उस फिगर के हाथ में लटका था, चेहरे पर खून, बेहोश। उस फिगर का पूरा जिस्म ही डरावना था। मोटे मोटे हाथ, बड़े बड़े हड्डियां, हथेलियों पर मोटे कैलसेस। साफ था ये कोई बाहरी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था। अभी तक तो उसने कुछ किया भी नहीं था, पर उसके जिस्म से निकलती खूंखार और वायलेंट एनर्जी ही इतनी हैवी थी कि दोनों लड़कियां जैसे गले से पकड़ ली गई हों। बस आंखें फटी रह गईं और वो डरावनी फिगर आगे बढ़ती रही। टेबल के पास आई और उनके ऊपर अपनी लंबी डरावनी छाया डालते हुए खड़ी हो गई। जियांग टिंग का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। वो टैलेंटेड थी, माँ के साथ काफी मुश्किल सिचुएशंस देखी थी। खुद पर कॉन्फिडेंस था कि किसी भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ कह लेगी। पर अभी पहले यू मिंगतांग का उस तरह बेहोश गिरना उसके माइंड पर इतना हैवी असर हुआ था। और अब ये फिगर सामने थी, एक सिर ऊंची, मैसिव बॉडी और उससे निकलती भारी ऑप्रेसिव एनर्जी। जियांग टिंग का दिमाग ब्लैंक हो गया। कुछ बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। बस डरी सहमी आंखों से वो फिगर को देखती रही जो और पास आ रही थी, और पास और पास। लगा जैसे पूरी दुनिया में बस वही एक डरावनी शेप है, बाकी सब सफेद धुंध। सिर्फ भारी कदमों की आवाज थी, बाकी सब खामोश। तुमने मेरी सोच तोड़ दी। तभी जब जियांग टिंग लगभग हार मान चुकी थी, एक शांत सी आवाज उठी, जैसे किसी ने एक पत्थर उस बंद और दम घोटने वाले माहौल में फेंका हो। सब कुछ एक पल में बदल गया। जियांग टिंग की नजर में वो सफेद धुंध छटी और उसे एक और फिगर दिखी। ये फिगर ज्यादा लंबी नहीं थी, बड़ी भी नहीं, पर खड़े होने का तरीका ऐसा था जैसे कोई बड़ा भाला जमीन में गड़ा हो, हिलेगा नहीं, डरेगा नहीं। ये फिगर उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस भालू जैसे खतरनाक आदमी की जो हैवी सफोकेटिंग प्रेशर थी, वो जैसे एक भाले की नोक से फट गई। जियांग टिंग को पहली बार सांस मिली। और ये फिगर, ये तो हो युआन होंग था, वही जिसे उसने